हेलो मेरे क्लास 12 के प्यारे प्यारे जैगवार्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल, आपका अपना यूट्यूब चैनल जिस पे हम लोग प्योरली केमिस्ट्री पढ़ते हैं फॉर 10th 11th 12th ओलंपियाड जेई एंड नीट। अभी हम लोगों का जो जैगवार बैच चल रहा है, ये जैगवार बैच में पढ़ाया जाने वाला हर एक टॉपिक आपके जेई को, आपके नीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हो तो तुम लोग 95 प्लस टारगेट कर सकते हो। अगर तुम ओलंपियाड स्टूडेंट हो तो वाह कोई सा भी ओलंपियाड आप निकाल सकते हो। तो गाइज यहां पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये हम इस लेवल पर पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं कि हमें किसी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। बस यहां पर पढ़ो, 2-4 स्टडी मटेरियल खरीदो और बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करो और एग्जाम क्लियर करो। तो हमारा जो हमेशा से टारगेट रहा है सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस चैनल दैट किसी भी इंडिया के केमिस्ट्री के स्टूडेंट को बाहर जाकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस वही हमारा टारगेट है केमिस्ट्री को लेकर। हम इस टारगेट को लेकर इस सेशन में फिर आगे बढ़े हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड जैसा आप लोग जानते हो हम एनसीईआरटी सॉल्विंग सीरीज भी लेकर आए हैं, मतलब एनसीईआरटी भी सॉल्व करते चलेंगे साथ साथ, लेकिन चैप्टर भी आगे बढ़ाएंगे। तो गाइस आज का जो क्लास है वो आप लोगों को पता चली गया होगा। ऑब्वियसली हम सब लोग साथ थंबनेल लेकर ही आए हैं, आपके जैसे थोड़ी है कि उठ के आ गए हैं क्लास में। दैट इज नया चैप्टर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। नया चैप्टर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? अगर कुछ नहीं जानते तो मैं आपको बताऊंगा। गाइस इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अरे वाह सर, क्या नई बात बताई आपने। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है दैट डील्स विथ, अच्छा, दैट डील्स विथ द इंटर कन्वर्जन ऑफ, दैट डील्स विथ द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy, electrical energy into chemical energy and vice versa, electrical energy into chemical energy and vice versa, मतलब chemical energy into electrical energy। मतलब आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा होल एंड सोल पर्पस है, आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा होल एंड सोल पर्पस है कि हम किस प्रकार इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी बना लेगा। इस केमिकल एनर्जी और कुछ नहीं, केमिकल रिएक्शन कर ले। मतलब तुमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली और केमिकल रिएक्शन कर दी, डिंग 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 डिंग। और दूसरा, केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकल रही है उसको पकड़ा और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ये खेल चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। गाइस ये जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज डन बाय, this process is done in, हमेशा बोलेंगे this process is done in device, this process is done in devices called as cells। ये जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, ये जो हम इतनी उठा पटक कर रहे हैं, जो हम लोग इतने नाटक कर रहे हैं, ये हम किस चीज में कर रहे हैं? हमारे पास में एक डिवाइस है जिसका नाम है सेल, हम इसको सेल नाम के डिवाइस के अंदर करते हैं। तो टेक्निकली हम इस चैप्टर के अंदर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर के अंदर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग बात करेंगे वो प्रोसेस की, द प्रोसेस इज डन इन डिवाइसेस कॉल्ड सेल्स। हम लोग इसके अंदर सेल्स की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा। मुझसे पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर अगर हमारे पास में नोट्स बनाने हो तो हम कैसे बनाएं, या अगर हमें आपके साथ साथ में क्लास 12th बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करें। तो गाइज इसके लिए आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा ओसवाल गुरुकुल की ये वाली बुक। गाइज ओसवाल गुरुकुल, सबसे पहले तो आप ये नोट कर लो, ओसवाल गुरुकुल इन्होंने टिपिकली एग्जामिनेशन 2023 के लिए जो आपका लेटेस्ट बोर्ड सिलेबस जो 21 अप्रैल को लॉन्च किया गया था, सोचो इसके ऊपर इन्होंने एक बुक बना दी जिसका नाम है मोस्ट लाइकली, जिसका नाम है मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। ये चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज इन्होंने बनाया है
क्योंकि मेरे पास में अभी अभी इनकी केमिस्ट्री की बुक मैं खुद मार्केट से परचेज करके लाया हूं। मैंने मार्केट में थोड़ी रिसर्च करी है, मैंने बहुत सारी किताबें देखी, तो आई गॉट दिस बुक एंड इस बुक के अंदर से ही आप मान के चलो मुझे इतना सारा डेटा मिला है, मुझे इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिले हैं कि मुझे मजा आ गया है। एंड मैं आप लोगों को ये बुक हाईली रेकमेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि ये बुक सबसे पहली बात आपके न्यू पैटर्न पर बनी है, यानी आपको जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वो पैटर्न इसके अंदर है। दूसरा, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है, जैसे एमसीक्यूज है, पीवाईक्यूज है, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, फिर इसके अंदर आपके बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, फिर इसके अंदर आपके बहुत सारे सेल्फ असेसमेंट के टेस्ट हैं, वो सब आपको इसके अंदर दे रखे। इसके अंदर आपको असर्शन रीजन मिल जाएंगे और असर्शन रीजन भी पीवाईक्यूज यानी जो बोर्ड में आ चुके हैं वो सब मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपके हर चैप्टर की बहुत शानदार समरी है जिसे आप हार्डली 10 मिनट्स में पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो। इमेजिन करो अगर ये बुक आपके पास में है तो आप लोग क्या कर रहे हो, हार्डली 10 मिनट के अंदर आपने चैप्टर रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन सॉल्विंग पर आ गए। तो गाइज ये जो किताब है ओसवाल गुरुकुल की, जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है सीबीएसई बैंक चैप्टर वाइज है, ये क्लास 12th के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हर चीज के लिए अवेलेबल है। देखो मैंने भी इसको सर्च किया तो मैंने इसको अमेजोन पे सर्च किया था, ये देखो गाइस, तो अमेजोन पर मुझे इसका लिंक मिल गया है, तो आप लोग इसे अमेजोन से निकाल सकते हो, ये देखो। और अमेजोन पर इसका किंडल वर्जन और पेपर बैक दोनों अवेलेबल है। तो मैंने आप लोगों को अमेजोन का इसका जो लिंक है खरीदने के लिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल सकते हो। आप देखो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है सारे एमसीक्यूज का, फोकस्ड है न्यू पैटर्न के ऊपर, समरी दे रखी है हर चीज की, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, एक्सट्रैक्ट बेस है, वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर, सब तरीके के आपको इसके अंदर आंसर्स वगैरह मिल जाएंगे। उसके अलावा आप देखो फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, मैथमेटिक्स की है, इनफैक्ट क्लास 10th की भी है। और आप ओसवाल गुरुकुल की बहुत सारी किताबें यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन उन सारे बच्चों को जो मुझसे बार बार पूछ रहे कि कौन सी किताब लें, ये किताब लेनी है। गाइज हम लोग इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली दो मेजर सेल्स पर काम करने वाले हैं। पहला सेल होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके ऊपर अभी हम लोग आज की क्लास में ही बात करना चालू करेंगे। पहले सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरे सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आपके पास में यहां पर दो तरीके के सेल्स होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर मैं मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो से जैगुआर से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूं तो गाइस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर स्पॉन्टेनियसली केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर स्पॉन्टेनियसली केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। मतलब क्या हुआ सर? स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ? अपने आप शुरू होने वाली केमिकल रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। अब सर ऐसा कैसे होगा? वही तो हम लोग पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में यही सीखेंगे कि क्या, क्यों, कैसे, कब, किधर, कहां इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, क्या होता है, वो हम लोग सीखेंगे। लेकिन अभी हम लोग इतना ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब अगर रिएक्शन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी सो डेफिनेटली इस केमिकल रिएक्शन से हमें केमिकल एनर्जी मिलेगी। भाई जब केमिकल रिएक्शन होगी तो आप सभी लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। यहां पर हमें बट ऑब्वियस सी बात है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की जरूरत लगेगी जो एनर्जी बाहर छोड़े, तो हम उसकी एनर्जी को यहां पर काय में कन्वर्ट कर देंगे। हम इसकी केमिकल एनर्जी को यहां पर विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइसेस, इन्वर्टर्स, हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। सर ये कहां देखने को मिलता है? सर ये कहां देखने को मिलता है? क्या आपके घरों में इन्वर्टर्स हैं? हाँ सर। इन्वर्टर्स में बैटरी लगी है? हाँ सर। जब आपके घर पे पावर कट हो जाता है, जब आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो आप देखते हो कि अचानक से डुम करके आवाज आती है और आपका पूरे घर की पावर अब उस इन्वर्टर बैटरी पर चली गई है। तो वो जो बैटरी लगी है आपके घर में इन्वर्टर के ऊपर, जैसे ही पावर कट हुआ बैटरी के अंदर से डंग एक आवाज आती है और इन्वर्टर बोलने लग जाता है। उससे क्या होता है?
वो एक्चुअली बैटरी के अंदर जो हमने लेड और लेड सल्फेट नाम के केमिकल भरे हैं और साथ में एसिड डाला है, वो केमिकल रिएक्शन करने लगता है बैटरी के अंदर। आप बैटरी के अंदर बार बार पानी डालते हो, पानी क्यों डालते हो? ताकि एसिड प्रोफिशिएंटली वर्क कर सके, एसिड प्रॉपरली काम कर सके, एक्वस मीडियम रहेगा तो रिएक्शन फास्ट होगी। तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होने लगती है। अब जब बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होने लगती है तो आप देखते हो बैटरी के ऊपर एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड लगा रहता है, वो कनेक्टेड रहता है तुम्हारे इन्वर्टर से। तो वो इन्वर्टर क्या करता है, उस बैटरी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस की जो एनर्जी है उसको लेता है, इन्वर्टर उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और आपके घर में एक सॉकेट में उसका प्लग लगा हुआ होता है, उस प्लग से वो पूरे घर के अंदर उसको ट्रांसफर करता है। यूजुअली एक वायर होता है, एक वायर चल रहा होता है पीले कलर का, वो वायर पूरा तुम्हारे घर में जहां जहां वो वायर कनेक्टेड होगा वहां वहां की लाइट चालू हो जाएगी। तो इन्वर्टर क्या होते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करते हैं। किसकी मदद से? वो बैटरी की वजह से। तो बैटरी जो आपके घरों में लगी है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलजारी लालो, मेरे बकुड़ो, मेरे लाडलो, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर बेसिकली आपको नॉन स्पॉन्टेनियस, इसके अंदर आप लोगों को नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जो अपने आप शुरू ना हो, जैसे कि आप लोगों की पढ़ाई नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस हम लोगों की पढ़ाई। जब तक हमारे पिछवाड़े कोई डंडा लेके नहीं दौड़े हम पढ़ाई नहीं करते, जब तक हमारे माथे पर एग्जाम्स की तलवार ना लटके हम लोग पढ़ना नहीं चालू करते। अभी ग्रेविटी सर्कल पर कोई वीडियो नहीं देख रहा है, अरे अभी तो ऑफलाइन जाएंगे, दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे, कोचिंग बंक करके मोमोज खाएंगे, सुंदर सुंदर कन्याएं और स्मार्ट स्मार्ट बालक देखेंगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे। सामने ऑफलाइन वाला पढ़ाता हो तो पढ़ाए, अपन एंजॉय करेंगे। लेकिन जैसे ही एग्जाम्स की डेट आएगी, अब क्या करें, ऑफलाइन वाले सर प्लीज हमें पढ़ा दो, ऑफलाइन वाला बोलेगा भैया तूने जितनी फीस दी उतने मैंने करवा दिया, जा निकल, पहली फुर्सत में निकल, जैसा हर बार होता है। फिर क्या बोलेंगे, अरे यार अब तो ग्रेविटी सर्कल पे पढ़ना पड़ेगा, अब तो ये यूट्यूब चैनल पे पढ़ना पड़ेगा, अब तो ये बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। कुछ नहीं, ग्रेविटी सर्कल पे सब कुछ फ्री है, ही पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है, काहे को पैसे देना, 4,000 रुपए भी क्यों भरना कहीं पे, समझ रहे हो। हम तो एनसीईआरटी भी सॉल्व कर रहे हैं, अभी तो हम तुम्हारे डीपीपीस भी लेके आएंगे, तो हम तुम्हारे लिए हैंड रिटन नोट्स भी लेकर आएंगे। वो सब जो तुमको पेड वाले देते हैं हम यूट्यूब पे दे रहे हैं, उसके बाद भी पैसे भरना हो तो मेरे को ही दे दो, गूगल पे नंबर ले लो। चलो मस्ती मजाक की बात अलग है। नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप शुरू ना होने वाली, तो ये प्रोसेस अपने आप शुरू नहीं होती। यानी इन सेल्स के अंदर आपने जो केमिकल्स भरे हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, मान लो आपने सेल के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर भरा है, अपने आप रिएक्शन नहीं करेगा, वो तो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम लोग इसके अंदर सबसे पहले इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे, यानी हम लोग बाहर से इसको करंट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। इस सेल को हमें करंट देना पड़ेगा, जैसे इसको करंट मिलेगा, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, इसके अंदर भरे हुए केमिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करना शुरू कर देंगे, यानी कि केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये लोग कन्वर्ट कर लेंगे, और इस केमिकल एनर्जी की मदद से हम लोगों को केमिकल रिएक्शंस होती हुई नजर आएगी और हमें तरह तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का तो यूज समझ में आ गया कि भैया हमारे घर पर अगर पावर कट हो गई, अगर हमारी कार हम लोग चला रहे हैं, अगर हमारे रिमोट कंट्रोल में सेल्स हैं, अगर हमारी घड़ियों में सेल लगे, वॉच में सेल लगे हैं, हमारे मोबाइल्स में, हमारे कैमरास में जो बैटरी है ना, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पार्ट हो गया। इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती रहती है और ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते थे, जिससे हमारे गैजेट्स, हमारे डिजिटल वर्क काम करता है। इसका क्या काम है बेटा, इसका काम होता है अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन। याद करो आप लोगों ने क्लास 10th में इलेक्ट्रोलिसिस नाम की प्रोसेस पढ़ी होगी। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर जब आप लोग NaCl प्लस वाटर डालते थे, यानी नमक का घोल, तो नमक का घोल तो अभी आप ये लो ग्लास, ये ग्लास में पानी डाल के मिक्स करके बना लो, तो क्या इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होने लगेगी? क्या इस नमक के पानी में रिएक्शन होने लगेगी?
नहीं, अभी तो वो एक सॉल्यूशन बना है, ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन जब मैं इसमें इलेक्ट्रोड्स डाल दूंगा, कैथोड और एनोड, और जब मैं इसमें करंट सप्लाई करने लगूंगा, तब इसके अंदर केमिकल रिएक्शन काम करने लगेगी और मुझे 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। NaOH जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएजेंट है, क्लोरीन गैस, हेटर्स, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो ये 3 मेन प्रोडक्ट यहां से आपको मिलेंगे। तो ये आपके एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटलर्जी, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस जैसी चीजों में काम में आएगी। तो दोनों की यूटिलिटी अलग अलग है, दोनों के यूज अलग अलग है, दोनों के प्रिंसिपल अलग अलग है, लेकिन दोनों ही सेम चीज कर रहे हैं। बस एक केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है तो एक इलेक्ट्रिकल को केमिकल के अंदर बदल रहा है। क्या ये चीज आप सभी प्यारे प्यारे बच्चा लोगों को क्लियर हुई? 100% श्योर? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? ग्रेट, चलिए लेट्स मूव। और हेडिंग डाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल शानदार वाली हेडिंग डाल लीजिए मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम लोग अब आज अभी इसी वक्त से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग इसे एक और नाम से जानते हैं। आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th के अंदर पढ़ा था, दैट इज गैल्वेनिक सेल। तो हम लोग गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहां पर पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सभी लोग तैयार है गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में एक डिटेल स्टडी करने के लिए? चलिए, तो गाइज यहां पर जो मैं आप लोगों का सेल बना रहा हूं, आप सब लोग मेरे साथ बनाते चलेंगे। तो ये हमने बनाया एक पहला चेंबर, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा, बहुत पूजू 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 सा, एक सुंदर सा हमने बनाया एक सेल का एक चेंबर। ये हमने बनाया इसके अंदर दूसरा चेंबर। मतलब इस सेल के अंदर टेक्निकली 2 अलग अलग चेंबर्स होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हमने इसके अंदर बनाया एक इलेक्ट्रोड, हमने यहां डिप करा, एक इलेक्ट्रोड हम लोगों ने यहां पर डिप कर दिया। मतलब सर इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इससे अच्छी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती सर इस दुनिया में। यहां पर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से डाला हुआ है। ये भी क्या डाला है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर, आप वैसे भी किसी की कहां सुनते हो, अपने हिसाब से पढ़ाते हो। ये हमने इसके अंदर कुछ ऐसा डाल दिया। ठीक है, मजा आ गया सबको? चलिए, अब हम यहां पर क्या करेंगे, पेन ले लेंगे, पेन को थोड़ा पतला कर लेंगे और यहां पर हम लोग एक प्यारा सा वायर अटैच करेंगे। टूनू 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 टू, बीच में हम लोग कुछ ऐसा लगाने वाले हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं इसको हमारी भाषा में, हमारी नहीं फिजिक्स की भाषा में, हमारी भाषा है ही नहीं फिजिक्स की, हमारी जुबा केसरी नहीं है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ इस तरीके का आपको एक सेटअप नजर आ रहा है। ठीक है, यहां पर हम लोग इसे कलर कर देते हैं सबसे पहले, ताकि आप लोगों को ये बहुत क्लियरली दिखने लगे, क्योंकि हर चीज की यहाँ पर यूटिलिटी है। आराम से आप लोग भी डायग्राम को मेरे साथ साथ ही बना लिया करो। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपके नोट्स का क्या होगा, क्या आप नोट्स दोगे? दूंगा, मैं अपने सुंदर सुंदर हैंड रिटन नोट्स दूंगा, लेकिन वो रिवीजन पर्पस के लिए होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को जो मैं यहाँ पर डिटेल में एक एक चीज बना रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ये आप लोगों को खुद से अपने साथ में बनाने हैं। अपने नोट से अच्छा कुछ नहीं होगा। कल से कोई गुरुजी आ जाएंगे और आपको नोट्स दे देंगे, है ना, कल से कोई भैया आके आपको नोट्स दे देंगे, तो बेटा गुरुजी के या भैया के नोट्स एक लिमिट तक काम करेंगे, अपने नोट्स अपने होते हैं, है कि नहीं? तो मेरा हमेशा ये बिलीव रहता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो केवल अपने नोट्स खुद बनाएं, फालतू आप लोग किसी और के नोट्स पर रिलाय मत किया करो, अपने नोट्स खुद बनाओ, उसी में आप लोगों को ज्यादा फायदा रहेगा, ज्यादा अच्छे मार्क आप तभी गेन कर पाओगे। टॉपर में और आप में शायद ये डिफरेंस फील होता होगा।
आप लोग टॉपर के नोट्स लेके फोटोकॉपी कराते हो, टॉपर कभी किसी के नोट्स नहीं लेता, वो खुद के नोट्स खुद बनाते। आप टॉपर के नोट्स से पढ़ने के बाद भी टॉप क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि टॉपर ने जो नोट्स बनाए वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनाए, वो अपने नोट्स के बारे में भली भांति जानता है, आप लोग नहीं जानते। तो उसने जो चीज लिखी है वो ही जानता है। समझ गए बात को? तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी टॉपर के नोट्स से पढ़ने की कोशिश मत करना, अपने नोट्स खुद बनाओ। क्या क्या फर्क पड़ता है, कितनी देर लगेगी, 2 मिनट लगेंगे, बन जाएंगे। चलिए अब गाइस यहां पर मेरे सारे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये मैंने यहां पर एक जिंक की रॉड ली है, यहां पर मैंने क्या लिया है, एक जिंक की रॉड ली है, और यहां पर मैंने जो सॉल्यूशन भरा है, यहां पर हमने जो सॉल्यूशन भरा है वो सॉल्यूशन हमने उसी मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन भरा है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? क्या बोला मैंने यहां पर, बहुत ध्यान से सुनना। आप जो मेटल का यहां पर इलेक्ट्रोड लोगे उसी मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन अंदर होना चाहिए। जैसे मैंने जिंक लिया तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, यहां पर आप कॉपर सल्फेट, NaCl या प्लेन वाटर नहीं ले सकते। इनफैक्ट यहां पर आप कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट भी नहीं ले सकते। आप जिंक की रॉड ले रहे हो तो जिंक का ही यहां पर सॉल्यूशन होना चाहिए। हाँ, ZnSO4 की जगह ZnCl2 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिंक कार्बोनेट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप उसी का सॉल्ट का सॉल्यूशन यहां पर लोगे। सिमिलरली अगर मैंने बोला कि ये मेरी रॉड कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये मैंने कॉपर की रॉड ले ली, तो अब आप लोग खुद ही समझ जाए कि यहां पर हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो काय का होगा, यहां पर हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो काय का होगा, काय का होगा, काय का होगा, काय का होगा, दैट इज एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। सर ये क्या बनाया है आपने? बड़ा दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज। सर सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है बताता हूं। सर ये क्या लगाया है? ये लगाया हम लोगों ने वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये क्या काम करता है सर, वो भी अभी आपको बताता हूं, ठीक है। दिस इज योर वोल्ट मीटर, METRE नहीं लिखते, METER, ठीक है। अब देखिए गाइस इस सेल के अंदर मैंने पूरा फंक्शनिंग कर दी। क्या आपको इसके अंदर कहीं से एक्सटर्नल बैटरी कनेक्टेड दिखाई दे रही है? नहीं सर, देयर इज नो बैटरी कनेक्टेड ओवर हियर। मतलब यहां पर क्या मैं बाहर से करंट सप्लाई करूंगा, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूंगा? नहीं सर, जो भी होगा सेल के अंदर होगा। नाउ गाइस यहां पर टेक्निकली आपके सामने दो चीजें दिख रही हैं, जिंक की रॉड वर्सेस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और दूसरी चीज आपको दिख रही है कॉपर की रॉड वर्सेस जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। देखो जिंक अपने ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करेगा, कूल। कॉपर अपने ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करेगा, कूल। सेम से कैसे रिएक्शन करेगा? मेटल मेटल से रिएक्शन नहीं करता, सॉल्ट सॉल्ट से रिएक्शन नहीं करता। तो अब ऑप्शन क्या बचा? जिंक नाम का मेटल कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करे या कॉपर नाम का मेटल जिंक सल्फेट से रिएक्शन करे। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज, आप लोगों ने क्लास 10th में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी। आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब आप एक जिंक की मेटल रॉड का ट्रीटमेंट कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन के साथ करते हो तब आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हुई नजर आती है, जिसमें जिंक सल्फेट अलग हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। मतलब यहां पर जिंक ने कॉपर को उसी के सॉल्ट से रिप्लेस करके उसकी पोजीशन एक्वायर कर ली। लेकिन जब आप यहां पर रिएक्शन उल्टी करके देखते हो, यानी जब आप लोग कॉपर का ट्रीटमेंट जिंक सल्फेट के साथ में कर देते हो तब आप लोग बैठे रह जाते हो, आपको कोई रिएक्शन होती हुई नजर नहीं आती। सो देयरफॉर इससे क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव होता है दैट जिंक इज अ स्ट्रॉन्गर मेटल देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज बेसिकली मोर रिएक्टिव। यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? यहां पर हम लोग रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब इस सेल के अंदर कॉपर
और जिंक के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहां पर जो रिएक्शन होना शुरू होगी वो जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में होगी। लेकिन अब आप बोलोगे सर बेवकूफ हो गया, जिंक की रॉड इधर है, कॉपर सल्फेट इधर है, इनमें रिएक्शन कैसे होगी? क्यों भैया, सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया है? सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया है? सॉल्ट ब्रिज लगाने के पीछे कुछ रीजन होगा। ये कॉपर का वायर क्यों कनेक्ट किया है, इसके पीछे भी कुछ तो लॉजिक होगा। अच्छा, मतलब अब यहां पर आप प्रोसेस शुरू कर रहे हो। तो गाइज यहां पर सबसे पहले क्या होगा, दैट जिंक बीइंग मोर जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, जिंक क्या करेगा, क्योंकि जिंक का मेटल कॉपर के मेटल के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक जो कि अभी अपने सॉलिड फॉर्म में इट स्टार्ट्स गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इट विल स्टार्ट रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ना चालू कर देगा। मतलब यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो जिंक नाम का इलेक्ट्रोड है ये धीरे धीरे सॉल्यूशन में, ये धीरे धीरे सॉल्यूशन में अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ना चालू कर रहा है। मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं यहां पर बढ़िया वाली, ताकि आप सब लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाए। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे सॉल्यूशन में अपने आप को तोड़ना स्टार्ट कर देगा इन Zn डाई पॉजिटिव, Zn डाई पॉजिटिव, Zn डाई पॉजिटिव, Zn डाई पॉजिटिव, यानी यहां पर जिंक टूटना स्टार्ट हो जाएगा Zn डाई पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन में। अभी जो Zn डाई पॉजिटिव है ये तो तुम्हारे सॉल्यूशन में चला गया, क्योंकि तुमने नीचे ZnSO4 का सॉल्यूशन ऑलरेडी भर रखा था, तुमने यहां पर ZnSO4 का सॉल्यूशन तो ऑलरेडी भर ही रखा था ना, तो ये जाके सॉल्यूशन में मिक्स हो गया, ZnSO4 के आयंस उसमें चले गए। पर सर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? बेटा इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल की रॉड के ऊपर ही चिपके रहेंगे और धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव करना चालू कर देंगे, और इस वायर की मदद से इलेक्ट्रॉन, इस वायर की मदद से ये इलेक्ट्रॉन, इस वायर की मदद से ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रेवल करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां पर आप देख रहे हो कि जो जिंक की रॉड है इसके पॉजिटिव आयंस तो सॉल्यूशन में चले गए Zn डाई पॉजिटिव, और इस पर आकर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गए। इस वजह से इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ये मेटल की रॉड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव हो गई, तो इस सॉल्यूशन का पोटेंशियल Zn डाई पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव हो गया और इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव हो गया। तो हम बोलेंगे जिंक की रॉड पर नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होने लगेगा, जिंक की रॉड पर नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होने लगेगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, एक बात आप सभी लोग जान लें कि जो ऑक्सीडेशन नाम की प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन नाम की प्रोसेस इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड, इट इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड एट एनोड, यानी दुनिया इधर से उधर हो जाए, एनोड पर ही आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि भले ही मेरी जिंक की रॉड पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया, ये एनोड कहलाएगा। एक बात मैं आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आपके माइंड में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बैठा हुआ है और आपने कुछ टाइम पहले तक यह सीखा हो कि अगर मैं बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से एक मेटल की रॉड कनेक्ट कर दूं तो इस पर नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ये कैटायंस को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि कैटायंस पर प्लस चार्ज होता है, इसलिए इसका नाम कैथोड पड़ जाएगा, और ये प्लेट पूरी तरीके से पॉजिटिवली पोटेंशियल को एक्वायर कर लेगी, तो इसकी तरफ एनायंस खींचे चले आएंगे, इसलिए इसका नाम एनोड पड़ जाएगा। तो बेटा ये प्रोसेस कब होगी? जब आप एक एक्सटर्नल बैटरी लगाओगे, जब आप एक एक्सटर्नल बैटरी लगाओगे
तब ये चीज काम करेगी। क्या यहां पर इस रिएक्शन में आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैंने बाहर से कोई बैटरी लगाई है? नहीं, यहां खुद अपना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है एंड अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स रिएक्शन प्रिंसिपल्स एनोड पर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स छोड़े जाते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। तो मेरा एनोड हमेशा इलेक्ट्रॉन छोड़ता हुआ नजर आएगा, यानी ऑक्सीडाइज होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए इस चेंबर को ऑक्सीडेशन हाफ भी बोला जाता है। इसीलिए इस चेंबर को ऑक्सीडेशन हाफ भी बोला जाता है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के मुकाबले उल्टी चीज हो गई। क्या हो गई कि एनोड पर हमने वहां देखा था कि बैटरी का पॉजिटिव पार्ट लग जाने से वो एनोड बन जाता है। यहां ऐसा नहीं है। यहां के एनोड को एनोड क्यों बोला गया? क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपका एनोड जो मेटल है, खुद एनोड जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। अच्छा, इस पर सर फिर नेगेटिव पोटेंशियल क्यों आया? देखो, जिंक नाम के मेटल ने, जो कि एनोड है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और अपना कैटायन छोड़ दिया। ये कैटायन उसी के सॉल्यूशन में जाकर घूमने लगा। अब पहले ये सॉल्यूशन न्यूट्रल था, अब इस सॉल्यूशन में Zn डाई पॉजिटिव का नंबर बढ़ने से इस सॉल्यूशन का पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि अब इन इलेक्ट्रॉन को यहां से फ्लो करके यहां आना है, ये मेटल की रॉड पर जमा होने लगे। तो बेटा मेटल की रॉड पर इलेक्ट्रॉन जमा, पहले तो मेटल भी न्यूट्रल था, सॉल्यूशन भी न्यूट्रल था, सॉल्यूशन में Zn डाई पॉजिटिव बढ़ने से पॉजिटिव हो गया, इसी मेटल की रॉड पर इलेक्ट्रॉन जमा होने से ये नेगेटिव हो गया। तो इसीलिए इसको नेगेटिव पोटेंशियल बोला जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव पोटेंशियल। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो यहां पर आप देखोगे कि आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है। आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड से, डेफिनेटली फिर ये कैथोड बन जाएगा, डेफिनेटली फिर ये कैथोड बन जाएगा। तो हम यहां पर इस पॉइंट को भी स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख लेते हैं, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम यहां पर लिख लेंगे कि हमारा गैल्वेनिक सेल में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां देखने को मिलता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम कैथोड, नहीं is from anode is cathode। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? तो हमारा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करने लगा। अब जब इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरफ आने लगा, तो क्या होगा सर? तो यहां पर जैसे आपका इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन में आने लगेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हलचल मचने लगेगी। क्यों हलचल मचने लगेगी? क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि तुम्हारा जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एक्वस, उसमें कॉपर इज हैविंग अ डाई पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले ये डिसोसिएट होने लगेगा, कॉपर डाई पॉजिटिव अलग हो जाएगा और SO4 डाई नेगेटिव अलग हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे एनोड से कैथोड की तरफ आने शुरू होंगे, CuSO4 टूटने लगेगा। अब क्या होने लगेगा? अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को दिखने लगेगा कि यहां पर जो तुम्हारा कॉपर सल्फेट है, ये जो तुम्हारा यहां पर जो कॉपर सल्फेट है, इसमें SO4 डाई नेगेटिव, SO4 डाई नेगेटिव, SO4 डाई नेगेटिव, SO4 डाई नेगेटिव, ये सब सॉल्यूशन में जाने लगे। और जो कॉपर डाई पॉजिटिव होगा, जो तुम्हारा कॉपर डाई पॉजिटिव होगा, वो क्या करेगा? वो पता है क्या करेगा? वो आकर इस मेटल की रॉड पर चिपकने लगेगा। सर ये मेटल की रॉड पर आकर चिपक के क्या करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसे कहां से मिल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इसे इस मेटल की रॉड पे ही तो मिल रहे हैं। तो ये बोलेगा इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रोड को पकड़ लेगा, नहीं जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मेटल की रॉड को पकड़ लेगा। तो अब क्या होगा? ये जो तुम्हारा Cu डाई पॉजिटिव है, इसको जिंक के छोड़े हुए दो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पर आए, और ये ऑलरेडी कैथोड पर चिपका हुआ है, इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए और ये कॉपर के अंदर, मेटल के अंदर कन्वर्ट हो गया।
इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। यानी आपके यहां आपके कैथोड पर आपको हमेशा रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व रिडक्शन एट कैथोड। आप लोगों को कैथोड पर हमेशा रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन आकर, ये 2 इलेक्ट्रॉन आकर इस कॉपर के साथ में कंबाइन हो जाएंगे एंड पता है क्या होगा, धीरे धीरे आप लोगों को इस कॉपर नाम के कैथोड के ऊपर मेटेलिक ब्राउनिश येलो कलर का या ग्रीनिश ब्राउन कलर का या रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर धीरे धीरे देखो जमा होता हुआ नजर आएगा। ये धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। तो यहां पर हम बोलेंगे दैट मेटेलिक कॉपर इज डिपॉजिटेड, मेटेलिक कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। तो सर इस हिसाब से तो धीरे धीरे हमारा एनोड पतला होना चाहिए। हां, तो विथ टाइम धीरे धीरे आपका जो एनोड है वो विथ टाइम धीरे धीरे देखो पतला होता जाएगा। धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, आप देखो ये पतला होता जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे जिंक गेट्स thinner with time and it will get thicker with time। और शायद इसीलिए हमारे सेल की एक लाइफ होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमारे सेल काम करने बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उधर एनोड खत्म हो जाता है, तो उधर से इलेक्ट्रॉन आने बंद हो जाएंगे, तो कैथोड पर भी मामला रुक जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? नाउ अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, हमारे फिजिक्स के फोर्सेस के लॉज के हिसाब से जो भी तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के लॉज हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है तो करंट का फ्लो उसके अपोजिट होता है। तो आपका करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। हमारा जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो हम लोग यहां पर स्टार बनाकर एक और शानदार वाला पॉइंट लिख लेते हैं, बहुत ही धांसू पॉइंट, दैट द फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। क्या ये चीज क्लियर हो रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को? क्या ये चीज मेरे प्यारे 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 बच्चों क्लियर हो रही है? ग्रेट। सर एक बात बताओ, इस कॉपर की रॉड का क्या पोटेंशियल होगा? डेफिनेटली इसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर देखते हैं, कैथोड हमेशा कैटायंस को अट्रैक्ट करता है, तो वो बैटरी के नेगेटिव पार्ट से कनेक्टेड होगा। लेकिन क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसा होता है? नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सर कोई बैटरी नहीं है। अब यहां पर क्या हुआ देखो, यहां पर तुम्हारा जब CuSO4 टूटना चालू हुआ तो जो भी SO4 डाई नेगेटिव आयंस थे वो सब सॉल्यूशंस में इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। तो ये CuSO4 सॉल्यूशन का पोटेंशियल नेगेटिव होने लगा बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ SO4 नेगेटिव आयंस। और जो Cu डाई पॉजिटिव था, इसको इलेक्ट्रॉन कहां पर मिल रहा था? ये मेटल की रॉड पर, ये कॉपर की रॉड पर। तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये सब कॉपर की रॉड पर जमा होने लगे, ये सब कॉपर की रॉड पर जाकर जमा होने लगे। तो धीरे धीरे कॉपर की रॉड का पोटेंशियल पॉजिटिव होने लगा। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर ऐसा क्यों? यहां पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो न्यूट्रलाइज हो रहा है। समझना मेरी बात को। आपने क्या कभी मछलियों को दाना डाला है, या आपने क्या कभी किसी तालाब में मछलियों को परमल या चने खिलाए हैं जहां बहुत सारी मछलियां हो? या आपने कभी इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होगी मछलियों की? आप इतने से दाने, इतने से परमल लेके पानी में डालो, इतने से परमल को खाने के लिए इतनी सारी मछलियां आ जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी सारी मछलियों को वो सारे परमल तो मिलेंगे नहीं। कुछ मछलियां वो परमल जो फास्ट आई वो खा लेगी और नीचे चली जाएगी, और बाकी मछलियां करके देखती रह जाएगी। यहां पर भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन आ जरूर रहे हैं, लेकिन
एक एक करके, दो दो करके, लिमिटेड क्वांटिटी में आ रहे हैं। दूसरा, एक कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, क्योंकि एक कॉपर पर +2 चार्ज है, तो एक कॉपर को अकेले को 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। तो एक कॉपर जब तक 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर नहीं कर लेगा, वो मेटेलिक फॉर्म में जाकर चुपचाप नहीं बैठेगा। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा क्वांटिटी में कॉपर डाई पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कुछ कॉपर तो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, लेकिन बाकी कॉपर जिन्हें अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे हैं, उनका क्या होगा, वो तो पॉजिटिव रहेंगे, वो आपके मेटल की रॉड से चिपके रहेंगे, इलेक्ट्रॉन आए मैं ले लूं, इलेक्ट्रॉन आए मैं ले लूं, पॉजिटिव। जिस स्पीड से यहां पर जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, उतनी स्पीड से ये यहां से ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। इमेजिन करो, आपने पार्टीशन के वक्त की मूवीज अगर देखी हो, तो जब पार्टीशन के वक्त जब लोग भाग रहे थे इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया, तब क्या हो रहा था, ट्रेन में लोग लद लद के चढ़ रहे थे। ट्रेन में बैठने की तो छोड़ो, खड़े रहने की जगह नहीं थी, लोग बाहर लटक लटक के देश छोड़ रहे थे। मतलब ट्रेन जा रही थी, लेकिन ट्रेन से कई ज्यादा मात्रा में, ट्रेन की कैपेसिटी से कई ज्यादा मात्रा में लोग थे। इमेजिन करो, यहां पर ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये ट्रेन इलेक्ट्रॉन को लेकर जा जरूर रही है, लेकिन कई ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर ऑलरेडी मौजूद है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रेन में चढ़ गए वो चढ़ गए, जो रह गए वो यही स्टेशन पे खड़े रह गए कि अगली बार की ट्रेन की तैयारी कर लेंगे। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? So this is how your electrochemical cell works. This is how your electrochemical cell works. अच्छा, यहां पर क्योंकि आप लोग रिडक्शन देख रहे हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ। इसे हम लोग क्या नाम देंगे, इसे हम लोग रिडक्शन हाफ नाम देंगे। यहां पर आपका जो कॉपर डाई पॉजिटिव है, ये जिंक के छोड़े गए 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, और वो कॉपर मेटल यहां पर आपको डिपॉजिट होता हुआ भी नजर आ रहा है। दिस इज द प्रॉपर वर्किंग ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दिस इज द प्रॉपर वर्किंग ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये वोल्ट मीटर का ये जो एरो है, ये एरो जिस डायरेक्शन में झुका हुआ है, आप समझ जाओ करंट, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, तो करंट का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। और ये जो करंट निकल रहा है, यही करंट हम लोग लेकर हम पावर सप्लाई कर लेते। भाई ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना, इलेक्ट्रॉन लेना, ये क्या चल रहा है, ये केमिकल रिएक्शन चल रही है, केमिकल रिएक्शन चल रही है। केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या जनरेट हो रहा है, करंट। केमिकल रिएक्शन से क्या निकल रही होगी, केमिकल एनर्जी। करंट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हो गया ना कन्वर्जन। देखो, दैट इज योर गैल्वेनिक सेल। अब यहां पर आखिरी बात बचती कि सर ये सॉल्ट ब्रिज क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आप लोगों से इस सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात करूं, तो ये सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं होता तो आपका यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्ट ब्रिज इज बेसिकली मेड अप ऑफ जिलेटिन। सॉल्ट ब्रिज इज बेसिकली मेड अप ऑफ जिलेटिन, मतलब जिलेटिन का या अगार अगार का। ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स तो बहुत जानते हैं, एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मीडियम होता है। तुम लोगों ने वो फलेरो चॉकलेट खाई है, फलेरो टॉफी, जेली जैसी होती है, बालों में हम लोग जेल लगाते हैं, वैसा अगार अगार और जिलेटिन जैसा जेल लाइक सब्सटेंस होता है, मतलब सेमी सॉलिड होता है। इनकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, सेमी सॉलिड होती है। तो बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ जिलेटिन और अगार अगार मीडियम एडेड विथ पोटेशियम सॉल्ट, एडेड विथ पोटेशियम सॉल्ट्स। पोटेशियम सॉल्ट्स कैसी, लाइक K2SO4 या KCl, इस तरीके की तुम्हारी सॉल्ट इसके अंदर होती है। सर यहां पर आपने इसके अंदर व्हाई यू हैव चोजन ओनली पोटेशियम सॉल्ट, व्हाई यू हैव चोजन ओनली पोटेशियम सॉल्ट, हमने कोई और सॉल्ट क्यों नहीं ली? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, पोटेशियम सॉल्ट हमने इसलिए ली बिकॉज पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। और पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल होने की वजह से पोटेशियम सॉल्ट को कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। दुनिया का कोई और मेटल पोटेशियम को उसी के सॉल्ट से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक ने कॉपर को उसी के सॉल्ट में से रिप्लेस कर दिया।
लेकिन कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाया। अब यहां पर इन सब का बाप पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए पोटेशियम को उसी के सॉल्ट K2SO4 में से और कोई मेटल डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, it cannot be displaced, it cannot be displaced from its salt and therefore will not participate in chemical reaction। यानी आप जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो केमिकल रिएक्शन कर रहे हो उसमें इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। मतलब आपका जिंक और कॉपर सल्फेट में रिएक्शन चलेगी। ये जो आपने सॉल्ट ब्रिज में पोटेशियम सल्फेट नाम का सॉल्ट भरा है या पोटेशियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट भरा है, ये रिएक्शन में किसी भी तरीके से कोई पार्टिसिपेशन नहीं देंगे। अब एक्चुअली होगा क्या, देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोगों ने देखा भाई चलो इलेक्ट्रॉन का तो मामला सॉर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन तो यहां से यहां जा रहे हैं, लेकिन आपके मन में ख्याल आया कि सर ये जो Zn डाई पॉजिटिव यहां पर भरता जा रहा है, इसका क्या होगा? ये तो एक चेंबर में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर देगा। सिमिलरली चलो यहां पर कॉपर डाई पॉजिटिव का मामला सॉर्ट है, इलेक्ट्रॉन आएंगे, कॉपर डाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेंगे और मेटल बन के चिपक जाएंगे। यहां पर SO4 भरता जा रहा है, SO4 भरता जा रहा है, SO4 भरते आ रहा है, तो ये चेंबर पूरा नेगेटिव हो जाएगा। और बेटा इस तरीके के सेल में अगर एक चेंबर में पॉजिटिव और अगर एक चेंबर में नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए, तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज भर जाए, एक तरफ नेगेटिव चार्ज भर जाए, तो चार्ज एक्यूमुलेशन की वजह से प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, सेल रुक जाएगा एंड आपका केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन रुक जाएगा। तो जैसे ही आप सेल चालू करते हो, मान लीजिए यहां पर आपने K2SO4 नाम का सॉल्ट भरा, तो गाइज यहां पर पता है क्या होगा, SO4 डाई नेगेटिव तुरंत आयोनाइज होकर इधर से इधर फ्लो करना चालू कर देगा सॉल्ट ब्रिज में। सॉल्ट ब्रिज में आपका SO4 इधर जाना चालू हो जाएगा। इससे क्या होगा, SO4 नेगेटिव है, K2SO4 स्प्लिट कर जाएगा K पॉजिटिव में और SO4 डाई नेगेटिव, ये स्प्लिट कर गया, आयोनाइज हो गया, करंट की वजह से आयोनाइज हो गया। तो K2SO4 का SO4 इस चेंबर में जाना चालू कर देगा। इससे क्या होगा, ये जो तुम्हारा Zn डाई पॉजिटिव है, ये इसके SO4 डाई नेगेटिव के साथ मिलकर वापस से ZnSO4 सॉल्यूशन बनाना चालू कर देगा। तो यहां पर ZnSO4 सॉल्यूशन की मात्रा बढ़ने लगेगी, लेकिन Zn डाई पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने से बच गया, उसको SO4 मिल गया जिससे वो न्यूट्रल हो गया। तो ये सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। सिमिलरली यहां पर जो तुम्हारा पोटेशियम निकला वो यहां ट्रेवल करना चालू कर देगा, पोटेशियम यहां ट्रेवल करके दौड़ के जाएगा और यहां पर क्या होने लग गया, यहां के SO4 नेगेटिव के साथ K अटैच होने लग गया और यहां पर इसने K2SO4 बनाना वापस चालू कर दिया। इस रिडक्शन हाफ की न्यूट्रलिटी वापस मेंटेन्ड हो गई। समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका जो सॉल्ट ब्रिज है इसका क्या वर्क है, इट बेसिकली मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी, it basically maintains the neutrality of the cell by inhibiting the accumulation of positive oblique negative charge इन अ सेल। आपके सेल के अंदर ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को एक्यूमुलेट होने से इनहिबिट कर देता है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके का? सो इट मेंटेन्स द वर्किंग ऑफ सेल, इट मेंटेन्स द वर्किंग ऑफ सेल, ये आपके सेल की वर्किंग को मेंटेन करके रखता। इतना जरा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों, देख लो इसके अंदर फटाफट से, ठीक है?
इसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रहते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं देयरफॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यू। ठीक है, इतना नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, इतना नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या यह चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? ग्रेट। अब हमारे एनसीईआरटी में एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, आई थिंक जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खोलोगे पेज नंबर 1 पे तो इंट्रो है, पेज पलटाओगे तो ये दे रखा है आई थिंक गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल के नाम से या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से। मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग अगले लेक्चर में तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एक वर्ड होता है सेल का पोटेंशियल। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या ये सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है? हाँ, मतलब इस सेल का कोई नेट पोटेंशियल होगा? अगर इस सेल का पोटेंशियल ही जीरो हो जाए, अगर इस सेल का पोटेंशियल जीरो हो जाए, मतलब कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या ये सेल सेल कहलाएगा? नहीं। इसका मतलब ये है कि यहां पर एनोड पर जितना नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा है और यहां पर जितना पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ये इक्वल नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अच्छा सर जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा क्या? जैसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। नहीं, यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल अलग अलग होंगे, तभी तो इनका सम जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर इसका और इसका सम कर दूं और सम जीरो हो जाए तो सेल वर्क करना बंद कर देगा। तो इनके पोटेंशियल अलग अलग होंगे। तो जब हम लोग अभी आगे सिखाऊंगा आपको मैं कि सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, हम आगे सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखो कि ये जो आपने गैल्वेनिक सेल लिया है, ये जो आप लोगों ने यहां पर गैल्वेनिक सेल लिया है, या इसको डेनियल सेल भी बोलते हैं, आई थिंक इट इज कॉल्ड एज डेनियल सेल। ये जिसके अंदर आपका जिंक Zn डाई पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है एट कैथोड, और आपका कॉपर डाई पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है एट कैथोड, और वो एनोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, कैथोड पर ले रहा है। इस सेल का पोटेंशियल ई नॉट ऑफ द सेल, सेल पोटेंशियल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ई नीचे सेल और ऊपर नॉट। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, वो सब आगे हम सीखेंगे। दैट विल बी 1.1 वोल्ट, दैट विल बी 1.1 वोल्ट। यानी अगर आपका सेल नॉर्मली वर्क कर रहा है तो वो 1.1 वोल्ट पर रहेगा। लेकिन गाइज अगर मान लो केस नंबर 1, मैंने इस सेल के अंदर उंगली करते हुए एनोड पर और कैथोड पर बाहर से एक बैटरी लगा दी। मैंने यहां पर उंगली करते हुए, मैं नहीं माना, इस कैथोड और एनोड पर एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दी, पॉजिटिव इधर ताकि ये एनोड हो जाए, नेगेटिव इधर ताकि ये कैथोड हो जाए। अब देखो इस पर मैंने पॉजिटिव क्यों लगाया? एनोड पर पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट होने की वजह से इस एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होने लगेगा, उसकी वजह से इसकी तरफ एनायन आएंगे, इसलिए इसका नाम एनोड है। अब आप बोलोगे सर यहां पर पॉजिटिव लगा दिया और सॉल्यूशन में नेगेटिव क्रिएट हो रहा है, वही तो मैं करना चाह रहा हूं, इसके नेगेटिव पोटेंशियल को बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से खत्म करना चाह रहा हूं। और यहां पर मैंने कॉपर के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव पोटेंशियल था, लेकिन कैथोड का टेक्निकली नाम कैथोड क्यों पड़ा? ताकि ये कैटायंस को खींचे, और कैटायंस पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव को ये कब खींच पाएगा? जब ये खुद नेगेटिव होगा। तो मैंने इसको बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया। तो सर ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा क्या बैटरी की वजह से? हाँ, मैं खत्म करना चाहता हूं, तो मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया इसके ऊपर, एक एक्सटर्नली मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? एक पोटेंशियल क्रिएट कर दिया। तो केस नंबर 1 में अगर इसके ऊपर मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल, अगर मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल जिसको मैं डिनोट करूंगा ई एक्सटर्नल से, अगर वो मैंने लगाना चालू कर दिया, लेकिन एक्सटर्नल पोटेंशियल अभी 1.1 वोल्ट से छोटा है, एक्सटर्नल पोटेंशियल अभी 1.1 वोल्ट से छोटा है, जो तुम्हारे सेल का पोटेंशियल है उसके मुकाबले जो तुमने बाहर बैटरी लगाई है वो कमजोर है। तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सेल विल वर्क प्रॉपरली, कुछ भी नहीं होगा, सेल
विल वर्क प्रॉपरली, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अभी भी आपके एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे और आपका जो करंट है वो अभी भी कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। लेकिन अब मैंने पोटेंशियल बढ़ाना चालू करा, और पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते मैंने ई एक्सटर्नल को 1.1 वोल्ट के बराबर कर दिया। यानी अब आपके बाहर जो आपने यहां पर बैटरी लगाई है, ये बैटरी, इस बैटरी का पोटेंशियल भी मैंने 1.1 वोल्ट कर दिया इस सेल के पोटेंशियल के बराबर। तो अब क्योंकि दोनों तरफ बराबर हो गया, दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहां जितना पॉजिटिव है यहां उतना नेगेटिव है, नेट पोटेंशियल जीरो। यहां जितना नेगेटिव है यहां उतना पॉजिटिव है, नेट पोटेंशियल जीरो। मतलब दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, जीरो कर दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेल विल स्टॉप। यहां पर क्या हो जाएगा, सेल विल स्टॉप, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट। अब मैंने क्या करा, पोटेंशियल और बढ़ाना चालू करा। अब मैंने ऐसी हरकत कर दी कि मेरा जो ई एक्सटर्नल था उसको मैंने 1.1 वोल्ट से बड़ा कर दिया। मतलब क्या हुआ, मतलब अब तुम्हारे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो नेगेटिव पोटेंशियल एनोड पर था उससे कई गुना ज्यादा मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल कर दिया। तो अब एनोड नेगेटिव की जगह एनोड पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो गया मतलब अब वो कैटायंस को अपनी ओर खींचने लगा। यहां पर मैंने कॉपर पर जितना पॉजिटिव पोटेंशियल था उससे ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दिया। तो अब ये कॉपर पॉजिटिव होने की जगह पर नेगेटिव हो गया बैटरी की वजह से, और बैटरी की वजह से अब ये कैटायंस खींचने लगा। ये एनोड एनायंस खींचेगा, ये कैटायंस खींचेगा, मतलब यहां पर तो इलेक्ट्रोलिसिस होने लग गया। यहां पर प्रोसेस कौन सी होने लग गई, इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल नाउ शो इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस शो करने लगेगा एंड देयरफॉर इट विल बिकम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो गया। सर ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहां पर अब सब उल्टा पुल्टा हो गया। इलेक्ट्रॉन अब कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि करंट अब यहां पर उल्टा फ्लो होने लगेगा एनोड से कैथोड की तरफ। तो यहां पर आप लोगों को ये तीनों केस पर बोर्ड एग्जाम में सवाल आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो आप लोगों को ये चारों केस अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अब गाइस, व्हेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, हम लोग हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में और डिस्कशन करना चालू करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये इलेक्ट्रो सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। अगर मुझे सिर्फ कैथोड का पोटेंशियल निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, सिर्फ एनोड का पोटेंशियल निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, है ना। फिर उसके बाद में हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 12th के बच्चों को लास्ट तक समझ में नहीं आती, लेकिन अगर तुमने समझ लियो तुम जेईई नीट के क्वेश्चन भी बना लोगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में लिखो। एंड गाइस, बस एक रिक्वेस्ट, कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन वॉचिंग, बस दैट्स इट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय एवरीबॉडी।